गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण। देखिए, जो बच्चा क्लास 8 में है स्कूल में, उसके लिए न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, जिसको डीपली ये चैप्टर पढ़ना है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 1 घंटे की वीडियो, आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। ये क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी से हम जो रिवाइज करेंगे। सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं डीपली, अब इन चैप्टर्स को हम शॉर्ट नोट्स वाइज डेफिनेशन, बहुत सारे कह रहे थे बच्चे मिल जाए हमें या फिर क्विक रिवीजन एक बार करा दो सर, तो आप आराम से कर सकते हैं छोटी वीडियो में। इसके अलावा जो एएमयू और जेएमआई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि क्लास 8 की सारे चैप्टर्स आते हैं। इसके अलावा 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एमसीक्यू लगे हुए हैं, चैप्टर डीपली पढ़ाया हुआ है हर चैप्टर क्लास 8 का, और इसके अलावा जो है शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन ये आपको प्रोवाइड हो रहा है। मैं अंशुल सर आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि बाइलिंगुअल क्लास चलेंगी, साथ के साथ माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट 1st to 10th लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और कॉम्पिटिशन लेवल जहाँ 1st to 10th का आता है वो भी आप आराम से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपको मिल पाएंगे। देखिए, हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए ये सारी वीडियोज़ काम आएंगी। बहुत सारे बच्चों के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कोचिंग इतनी दूर है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, खासकर कि गर्ल्स को अलाउड नहीं होता है बाहर निकलने के लिए अभी भी कई जगह पर, या फिर नाइट में कोचिंग होती हैं तो नहीं निकल पाते। तो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, आप बस इतना मेरे हेल्प कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, और वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुँचा दें जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों का संरक्षण। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। हमारे पृथ्वी पर इतना बहुत ज़्यादा इनफ है हमारे लिए, अपनी जो नीड है, हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रीड है, जो लालच है, उसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। पहले ऐसी बॉन्डिंग थी फ्रेंड वाली हम में और इन्वायरमेंट में, हम जो है खेती किया करते थे, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो किया करते थे, हमें कोई भी लालच नहीं था। अब हम पूरे गांव को छोड़ के शहर में आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों हमारा घर जो चमक के रहे, फर्नीचर लगवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारा जो है हमारी ना लालच बढ़ गया है। उसी हिसाब से फिर हमारे एनवायरनमेंट के साथ बॉन्डिंग टूट गई। अब हम एनवायरनमेंट को इतना जो है परेशान कर रहे हैं, इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे क्या एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब होता जा रहा है। लेकिन जब वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, धीरे धीरे दिखा भी रहा है, अभी कोरोना वायरस आया था, तो धीरे धीरे जब वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, एसिड रेन होगी, तो उस फिर हमें भी बहुत सारा नुकसान होगा। आने वाली जनरेशन बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है झेलने वाली है, अभी अगर हम नहीं रुके तो, एनवायरनमेंट को अगर सेफ नहीं किया तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और कोशिश कीजिए एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूशन फ्री रखने की, इको फ्रेंडली रखने की। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, वनों की कटाई और इसके कारण पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या उसकी वजह से जो नतीजे हैं, क्या परिणाम हैं काटने की वजह से पेड़ों को। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकिल ऑफ पेपर्स को कैसे कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत सारे हम शिकार कर चुके हैं, बहुत सारा जो हमने शिकार कर लिया है, जिसकी वजह से एलिफेंट्स को उनकी जो दांतों की वजह से हम जो मार दिया करते थे, कई एनिमल्स को उनकी चमड़ी की वजह से मार दिया करते थे, और कुछ कुछ शौक में हम शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी कम हो रहे हैं। और अब हम इतने जो है लालच में आ गए कि पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को जो साफ़ करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज नहीं तो कल और पड़ भी रहा है, और आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. पृथ्वी और पौधों और जानवरों की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं पृथ्वी पर, वे मानव जाति की भलाई और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हर कोई इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि एनिमल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ही इंपॉर्टेंट हैं। हम भगवान थोड़ी ना है, भगवान ने सारी चीज़ बनाई है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। कंजर्वेशन, संरक्षण, वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स, सभी प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमानी पूर्ण और विवेकपूर्ण से हमें उपयोग करना चाहिए। स्पॉइलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम करेंगे तो जो कर रहे हैं उसके कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले अब हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों को जो है काटना। क्यों?
क्योंकि हम मॉल वगैरह बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनवा रहे हैं, गांव जो शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें प्लेस चाहिए होती है, तो हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी फर्नीचर्स वगैरह के लिए हम जो पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और ट्रीज़ ले लेते थे, प्लांट्स ट्रीज रहेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो रही है एनवायरनमेंट में ज़्यादा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइविंग थ्रेट टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है जगह था, शेल्टर था, जो कि हम जो धीरे धीरे उन्हें काट रहे हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण क्या क्या हैं? रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, गाँव का शहरों में विकास होना, एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पसेज, फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए हम उसे काट रहे हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उनके लिए काट रहे हैं। फॉरेस्ट फायर भी एक नेचुरल, वो तो कभी कभी हो गया, फॉरेस्ट फायर नेचुरल है, वो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम अपने लिए यूज़ के लिए जो काट रहे हैं, मेकिंग फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या होंगे अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो बिना, क्योंकि ट्रीज़ की वजह से ही जो है बारिश होती है। अब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, लेज़र रेनफॉल, बारिश की कमी आएगी, इंक्रीज एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, इंक्रीज सॉइल इरोजन बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट्स की और ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा, लॉस ऑफ स्पीसीज मरेंगे, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल में जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा और आजीविका में व्यवधान होगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को मैं डीपली पढ़ा चुका हूँ। ये जो एक क्विक रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स हैं, अगर पेपर में आते हैं तो यहाँ से भी आप उठा के लिख सकते हैं। देखिए, भगवान करे आपका नंबर आए, रिटन भी आप क्लियर करें, MCQ जो आते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू भी आप क्लियर करें। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर इन मेरे स्टडी मटेरियल के थ्रू आपका नंबर आता है, ठीक है, मेरे थ्रू आपका नंबर आता है, मेरी स्टडी के थ्रू आपका नंबर आता है, तो आप अगर मेरे नियर बाई रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे मिलने आइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं कि हाँ मेरी स्टडी किसी के काम आ रही है और वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका। और अगर मिलने आना चाहें तो घर पे मिलने आ सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। मेथड टू कंजर्व फॉरेस्ट को हम किस तरह से बचा सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल शुड बी स्टॉप, बहुत ज़्यादा जो हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, अत्यधिक चराई को रोका जाना चाहिए। जितना सफिशिएंट हमें जो है फूड जो ज़रूरत है जानवरों के लिए उतना हम यूज़ करें, मन अननेसेसरी ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा काटने से रोकना चाहिए। प्लांटिंग सीडलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, एफोरेस्टेशन करो, रिफॉरेस्टेशन करो। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक, फॉरेस्ट फायर को चेक करते रहना चाहिए। टेम्परेचर अगर हाई हो तो उस हिसाब से जो है मेंटेन करना चाहिए ताकि फॉरेस्ट फायर ना हो। प्रोटेक्टिव फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, प्रोटेक्ट करना चाहिए पेस्ट से, इंसेक्टिसाइड देके, खाद वगैरह देके, पेस्टिसाइड वगैरह देके। कंजर्व करना चाहिए, एयर लैंड और वाटर को पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बनाए मतलब एक एरिया होता है जिसे हम कह देते हैं कि ये बायोस्फीयर में आएगा। उसमें हम एनिमल्स को भी जो है देख रेख करते हैं, उसमें हम प्लांट्स की भी देख रेख करते हैं, उसमें हम जो है जितने भी उसके रीजन में जो चीज़ आ रही है उनको हम जो है देख रेख करते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते हैं, उसे रिजर्व करके रखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों। एंड इंटीग्रिटी सेफ गार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, तरह तरह की स्पीसीज को हम जो है सेव करते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड्स एरिया ऑफ मल्टी फैसिलिटेटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। जैसे कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरे, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मनस, सुंदरबंस, सिंपलीपाल, ये सारी जो है क्या है आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। फिर आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप समझ रहे होंगे वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर जितने भी होते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने, तो उन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एरिया दे दिया है कि इस एरिया में जानवर रहते हैं, उस जगह कोई भी जाएगा नहीं और उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कोई शिकार नहीं करेगा, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इलीगल वहाँ पे नहीं करेगा। एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, जगह जगह की तरह के जानवर आपको पाए जाते हैं। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी सी अलाउ होती हैं, ओवर जो ग्रेजिंग कर सकते हैं वहाँ पे जाके फार्मर्स वगैरह, और साथ के साथ जो है जंगल सफारी जिसे कहते हैं उस हिसाब से हम जा भी सकते हैं जानवरों को देखने के लिए। एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बात स्पीसीज कैटेगराइज्ड अंडर वर्ल्ड
कंजर्वेशन यूनियन यानी WCU जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN, जो कि देखता है इन सब चीज़ों को, प्रेजेंटली कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU, इन सब के बारे में ध्यान रखता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ चल रही है, कहाँ का क्या क्या चीज़ नहीं चल रही है, उनको जो है ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में, तो उनको जो है उस हिसाब से देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। कैटेगरी श्रेणियाँ किस किस में बांटा गया है एनिमल्स को? इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजातियाँ जो कि अब देखने को नहीं मिलती हैं। वल्नरेबल स्पीसीज, कमज़ोर प्रजातियाँ जो हैं जिन्हें बचा सकते हैं। रेयर स्पीसीज, बहुत कम देखने को मिलती हैं। और थ्रेटेंड स्पीसीज जो कि संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। तो उनको हमने जो है अलग अलग डिवाइड किया है और रेड डाटा बुक में सबके बारे में जानकारियाँ हैं हर स्पीसीज़ की कि कौन कौन सी प्रजातियाँ थीं, कौन कौन सी हैं, और कल को अगर कोई नई प्रजाति मिलती है या फिर खोई हुई प्रजाति मिलती है तो उस रेड डाटा बुक में सबका डाटा मिल जाएगा कि उसको कैसे सर्वाइव कराना है और कैसे कैसे वो रहा करते थे। द बुक पब्लिश्ड बाय IUCN ने जो है पब्लिश की है बुक, इसमें गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग बहुत सारी चीज़ जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसे रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक बोतल वगैरह रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट है, या फिर जो है पेपर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ ओल्ड और यूज्ड ऑब्जेक्ट टू देम अगेन, उसको हम जितना हम यूज़ कर सकते हैं वेस्टेज को वेस्ट बनाने में, वेस्ट को वेस्ट बनाने में जितना हम यूज़ कर सकते हैं उसे हम रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करें तो सेव्स एनर्जी भी रहेगी और ट्रीज़ कटने से बच जाएंगे। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप इनमें से लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी, या फिर आपको अगर इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछता है तो आप यहाँ से याद करके बोल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया। बायोडाइवर्सिटी उसको रिजर्व करती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एरिया में, फ्लोरा हो या फोना हो, एक एरिया में जो है क्या कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, आर नॉट एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं पाई जाएंगी। जैसे ऊँट जो होते हैं कैमरे, ज़्यादातर आपको कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान में। ऐसे ही सम एनिमल्स होते हैं जो कि जगह जगह पर, जिनके जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, तो उनका एक एरिया होता है, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। हाँ, इक्का दुक्का इधर उधर मिल गई वो बात अलग है। द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं विच आर फेसिंग द डेंजर, जो कि डेंजर में हैं इस टाइम, एक्सटिंक्शन धीरे धीरे जो लुप्त हो रही हैं और जो उन्हें बचाया जाना चाहिए, बचा भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट बचाने की। ऑल प्रोजेक्ट डेट वॉज लॉन्च टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर। टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं उसे हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम टर्म यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स और देम द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सब चीज़ ही आती है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, फ्लोरा फोना, सारी चीज़ को मिलके जो एक बिटवीन जो एक इंटरेक्शन बनता है दोनों को, और जो मिलके मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट को, बैलेंस बना के रखते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वाइल द अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। सभी से मिलके इकोसिस्टम बनता है, किसी पर्टिकुलर से नहीं, सभी को साथ लेके इकोसिस्टम बनता है। बायोटिक फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है मैं बता चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो भी इंक्रीज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्रीज कटेंगे, प्लांट्स कटेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकाल रहे थे, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, तो उसकी वजह से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सनलाइट से जो हीट आ रही है उसको ट्रैप कर लेती है और वापस नहीं जाने देती, और ट्रैप करते करते धीरे धीरे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल डिस्टर्ब, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, इससे बारिश की कमी आ रही है। दिस कोड कॉज ड्राफ्ट, इसकी वजह से सूखा भी आपको देखने को मिल रही है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन होता है मरुस्थलीकरण, यानी पहले ज़मीन ठीक थी लेकिन धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी जाने से ऊपर की जो टॉप सॉइल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस सॉइल प्रॉपर्टीज, लेदर नंबर ऑफ ट्रीज रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिजल्ट इन द हार्ड रॉकी लेयर विच इज लेस फर्टाइल। इवेंचुअली द लैंड इज कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट, सच प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। इम्प्रॉपर इरीगेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन। अगर टाइम पे हम जो है वहाँ पे सिंचाई वगैरह ना करें, पानी की हम जो ज़रूरत पूरी ना करें सॉइल पे, तब भी जो है आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा।
फिर कुछ कीवर्ड्स हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो कि धीरे धीरे जो लुप्त हो रहे हैं, that those animals whose numbers are diminished to a level that they might face extinction are known as endangered animals. Extinct species क्या होती हैं, extinct species वो होती हैं और those species who were present in the past, जो past में present थी but now they have completely vanished, लेकिन अब जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से हैं जो कि खतरे में हैं इस टाइम। फ्लोरा एंड फोना, और जितने भी एनिमल्स इंसेक्ट वगैरह है वो सब फोना में आते हैं। फ्लोरा एंड फोना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं, जैसे उत्तराखंड को फूलों की वादी कहा जाता है, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ के क्या हो गए, फ्लोरा हो गए, आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, रहने की तलाश में, जब एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स, एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड आती है आर्कटिक टर्न, जो कि हज़ारों किलोमीटर तक जो है एक जगह से दूसरी जगह विंटर के मौसम में जो है फूड और शेल्टर की तलाश में उड़ती है। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन हैबिटेट टू एनोदर, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेटिंग बर्ड बहुत सारी हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे अब एरियाज अ ईयर, हर साल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज द क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं इस वजह से, तो उसी को माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। जिसमें कि माइग्रेटिंग बर्ड में किंग जो होती है वो होती है आर्कटिक टर्न। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में अंतर है। डिफॉरेस्टेशन माने होता है पेड़ों की कटाई, रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जो पेड़ हमने काट दिए हैं, अपनी गलती को हम सुधार रहे हैं, उस जगह पे दोबारा से पेड़ हम ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, यहाँ कभी पेड़ थे ही नहीं, जो बैरन लैंड थी उसको हम उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं और उसमें जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, हम एफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, इट इज़ रीस्टॉकिंग द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑफ सेम स्पीसीज विच वर एक्सटिंक्शन इन डेडल फॉर। तो ये था आज का चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिसको चैप्टर एक्सप्लेनेशन डीपली पढ़ना है बहुत सारी चीज़ों को, वो जो जाके देख सकता है दूसरी प्लेलिस्ट को, क्लास 8 एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट है। एएमयू, जेएमआई, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, सुपरटेट, जो भी इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट 10th लेवल का आता है, जिन्हें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी साइंस वगैरह पढ़नी होती है, वो चैप्टर पढ़ सकता है। मैं अंशु सर अपनी तरफ से एक सोशल वर्क कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे बस इतना अनुरोध है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर नियर बाई मेरे रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं यूपी के अंदर, तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।